हेलो, नमस्कार। आपका इस चैनल पर स्वागत है। हम लोग यूजी नेट कॉमर्स का प्रीवियस पेपर देख रहे हैं और कंटिन्यूअसली हम लोग देख रहे हैं कि वन बाय वन करके हम लोग डिफरेंट ईयर से क्लासेज हम लोग देख रहे हैं और निश्चित रूप से आप लोग इसको पसंद कर रहे हैं। आप जानते हैं कि एग्ज़ाम भी नज़दीक है, अब होने वाला भी है, तो इसलिए और तैयारी करते हैं। तो चलते हैं कोई विदाउट कोई फर्दर डिस्कशन टॉपिक पे। आप जानते हैं, थंबनेल से आप देखे भी होंगे कि ये सेकेंड पार्ट है। तो हम लोग 2017 का थर्ड पेपर का सेकेंड पार्ट देख रहे हैं। अब जानते हैं इस बार के बाद से जो भी आएगा उस 100 क्वेश्चन के आएंगे, जो कि अब तक से चल रहा है वैसे ही। तो इसके संबंध में एक मैं बता दूं कि जो भी ये चीज़ें हैं, क्वेश्चन पेपर सॉल्व करिए, डिटेल सॉल्व करिए, नहीं समझ में आए पूछ लीजिए, कमेंट करिए, लेकिन डिटेल करिए। यदि आप डिटेल सॉल्व कर ले जाते हैं तो डेफिनेटली आपका होने से कोई नहीं रोक सकता है। तो आप डिटेल सॉल्व करिए, उसी के अनुसार पढ़िए और पेपर के अनुसार सिलेबस पढ़िए, ना कि सिलेबस के अनुसार बुक्स पढ़िए। ये सब चीज़ें मत करिए, ओके? क्योंकि टाइम बहुत कम रहता है, तो आप पेपर के अनुसार पढ़िए। यही मुझे कहना था। तो चलते हैं, देखते हैं आज के क्वेश्चन 30। लास्ट क्लास में हम लोग जानते हैं कि देखे थे कहाँ तक। लास्ट क्लास में हम लोग देखे थे 35 क्वेश्चन। आज हम लोग को देखना है रेस्ट ऑफ 35 क्वेश्चन, ओके? विच ऑफ द फॉलोइंग आर द फॉर्म्स ऑफ ई बैंकिंग? ई बैंकिंग से रिलेटेड क्या क्या चीज़ें होती हैं? इंटरनेट बैंकिंग, टेलीफोन बैंकिंग, इलेक्ट्रॉनिक चेक कन्वर्जन, इलेक्ट्रॉनिक बिल पेमेंट, डायरेक्ट फंड ट्रांसफर थ्रू आरटीजीएस। आरटीजीएस रियल टाइम ग्रास सेटलमेंट। तो ये सब चीज़ें क्या हैं? ये इंटरनेट बैंकिंग की, ई बैंकिंग की रिलेटेड चीज़ें हैं, राइट? नेक्स्ट है विच वन ऑफ अमंग फॉलोइंग हैज टू लार्जेस्ट शेयर ऑफ एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया? देखिए उस समय क्या था, जेम्स एंड ज्वेलरी, रत्न और ज्वेलर जो थी वो सब ज़्यादा एक्सपोर्ट होते थे। एक्सपोर्ट इसलिए होती हैं क्योंकि यहाँ रिफाइंड होती हैं और रिफाइंड होकर उसको बाहर भेजा जाता है, राइट? कि उसको कलाकारी करके बनावटी बना करके, ओके? तो इसलिए विच वन ऑफ द अमंग फॉलोइंग नॉट ए पार्ट ऑफ ट्रिप्स? ट्रेड रिलेटेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, ये क्या है? इंडस्ट्रियल डिजाइन आते हैं, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन ये भी आता है, लेआउट डिजाइन इंटीग्रेटेड ये भी आता है, इंटीरियर डिजाइन नहीं आता है, ओके? इसके अंतर्गत इंटीरियर डिजाइन नॉट इंक्लूडेड। नेक्स्ट है व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग नॉट करेक्ट? कौन सा करेक्ट नहीं है? आईएमएफ हेडक्वार्टर्स वाशिंगटन डीसी, सही है। आईएमएफ 198 कंट्रीज नहीं, ये क्या है? 191 कंट्रीज है प्रेजेंट टाइम में। IMF outcome of the Bretton Woods Conference सही है। IMF was found only July 7, 1945 44, ये भी सही है, राइट? नेक्स्ट है सर्व फ्रॉम इंडियन स्कीम हैज बीन रिप्लेस्ड विद सर्विस एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडियन स्कीम, ये सही है। द रेट ऑफ रिवार्ड अंडर ACIS वुड बी बेस्ड ऑन नेट फॉरेन एक्सचेंज अर्न, तो कितना आप फॉरेन एक्सचेंज अर्न करने इसके आधार पर रिवार्ड दे देते हैं, ये भी दोनों सही है, राइट? नेक्स्ट है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से क्वेश्चन रिलेटेड है। तो जानते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 7 में डिप्रिसिएशन होता है, 3 में कैश फ्लो स्टेटमेंट है, S10 में ये कौन सा, ये अकाउंटिंग फॉर फिक्स एसेट्स और अकाउंटिंग कंसोलिडेटेड वाला है, ओके? तो इस तरह से आप लोग इसको कर सकते हैं। अकाउंटिंग स्टेटमेंट में क्या करेंगे? डिप्रिसिएशन, अकाउंटिंग कैश फ्लो एज में अकाउंटिंग फिक्स एसेट्स, एज अकाउंटिंग 21 में कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, राइट? नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर फॉल्स? इंडिकेट द करेक्ट कोड। कौन सा फॉल्स है? RBI हैज प्रिस्क्राइब्ड गाइडलाइन फॉर ऑपरेशन ऑफ क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ऑफ इंडिया, सही है। ऑल वेंचर कैपिटल फंड्स इन हैज बीन प्रमोटेड बाय गवर्नमेंट, म्यूचुअल फंड्स कैन ऑपरेट एज वेंचर कैपिटल फंड, क्रेडिट रेटिंग इज एन ऑथराइज्ड गारंटी रिगार्डिंग द क्रेडिट पोजीशन ऑफ द पर्सन। तो यहाँ पर बेसिकली क्या है, ये रियल में ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, केवल ये वाला सही है, राइट? तो इसलिए ये ऑप्शन आप सबका सही हो जाएगा, राइट? क्यों? क्योंकि क्रेडिट रेटिंग के लिए RBI नहीं देखता है। ऑल वेंचर कैपिटल फंड प्रमोटेड बाय गवर्नमेंट नहीं, ऐसा भी नहीं है।
और क्रेडिट रेटिंग एंड अथॉरिटी गारंटी रिगार्डिंग द क्रेडिट पोजीशन ऑफ द पर्सन, नहीं, ये सब नहीं है, राइट। नेक्स्ट है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर द एग्जाम्पल ऑफ द सिस्टमेटिक रिस्क। देखिए रिस्क दो टाइप से होंगी, सिस्टमेटिक और एक अनसिस्टमेटिक। ओके, सिस्टमेटिक सिस्टमेटिक रिस्क सिस्टम की रिस्क है जिस पर नॉन डाइवर्सिफाइड है। ओके, नॉन डाइवर्सिफाइड जिसको हटा नहीं सकता है। और अनसिस्टमेटिक मीन्स जो कंपनी का अपनी रिस्क है, इसको कहा जाता है। और इसको डाइवर्सिफाइड किया जा सकता है, इसको कम किया जा सकता है, राइट। तो अब ऐसे समझिए कि ये हमारे पर कंट्रोल नहीं है, ब्रॉड लेवल पर है, ये हमारे लेवल पर है। जैसे एलिमिनेशन ऑफ गवर्नमेंट सब्सिडीज, तो गवर्नमेंट सब्सिडी देगी नहीं देगी, आपसे क्या मतलब है, तो ये क्या हो जाएगा, सिस्टम की रिस्क हो जाएगा, राइट, क्योंकि ये नॉन डाइवर्सिफाइड, इसको हटा नहीं सकते हैं। इंक्रीज इन बैंक रेट्स, बैंक रेट भी घट रहा है बढ़ रहा है, इस पर भी आरबीआई का कोई महत्व नहीं है, कोई आरबीआई का रोल है, हम लोग को रोल है, तो इसलिए ये दो हो जाएंगे। लेबर प्रॉब्लम, यदि लेबर की प्रॉब्लम है तो ये आपकी प्रॉब्लम है, कंपनी की प्रॉब्लम है। और हाई लिवरेज फंड, तो लिवर्ड फंड आप यूज करेंगे तो आप अपना फंड यूज करेंगे, चाहे आप लिवरेज फंड यूज करिए, चाहे इक्विटी यूज करिए, या लोन लीजिए एज योर विश। तो ये दोनों क्या है, अनसिस्टमेटिक रिस्क हैं। ओके, जिसको अगर मान लीजिए इसके स्थान पर, और ये दोनों क्या हैं, सिस्टमेटिक। अगर इसके जगह मान लीजिए लिख दिया था डाइवर्सिफाइड रिस्क, सॉरी नॉन डाइवर्सिफाइड रिस्क, तो भी सही हो जाता है, सिस्टमेटिक रिस्क या नॉन डाइवर्सिफाइड रिस्क। और यदि अनसिस्टमेटिक लिखा जा रहा है तो डाइवर्सिफाइड होना चाहिए, राइट। और भूल जाइए तो बस ध्यान रखिए, सिस्टमेटिक रिस्क में सिस्टम की रिस्क, और ये दोनों क्या है, सिस्टम की रिस्क है। जो समाज में सिस्टम है उसका रिस्क है, ना कि कंपनी का पर्सनल रिस्क है। तो इस तरह से आप याद रखे रहेंगे। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग बेनिफिट्स ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग। रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग जानते हैं कि एक प्रकार की अकाउंटिंग है जो कि ब्रॉड लेवल पर रखी जाती है, ताकि कोई भी कौन सेल कर रहा है, कौन परचेज कर रहा है, सभी को देखा जाता रहा है, राइट। तो ई फैसिलिटी दैट सेंट्रलाइजेशन डिसीजन मेकिंग, नहीं सेंट्रलाइजेशन नहीं, ये डिसेंट्रलाइजेशन हो जाएगा, राइट। ये डिसेंट्रलाइजेशन होता तो ये सही हो जाता है, तो ये गलत हो जाएगा। इट प्रोवाइड्स सिस्टम क्लोजर्स कंट्रोल, सही है। इट मेजर्स परफॉर्मेंस ऑफ इंडिविजुअल इन द ऑब्जेक्टिव मैनर्स, तो ये परफॉर्मेंस इंडिविजुअल मैनर प्रदान करता है। इट डेवलप सेंस कॉस्ट कॉन्शियस एमंग मैनेजर्स एंड देयर सबऑर्डिनेट्स, तो कॉस्ट कॉन्शियस होता है, कहाँ कॉस्ट ज़्यादा आ रही है, कहाँ पे प्रॉफिट कम हो रहा है, ये सब चीज़ें डिसाइड होती है। तो ए को छोड़ करके और जो बी सी डी है सही हो जाएगा, राइट। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू, इंडिकेट द करेक्ट कोड। कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। टैक्स शील्ड ऑन डिप्रिसिएशन एंड इंटरेस्ट इज एन इम्पोर्टेंट वेरिएबल बोथ ऑफ लेसर एंड लेसी, सही है। लेसर और लेसी के लिए जो इंटरेस्ट रेट होता है वो सही है। ए लेसी में इवेल्युएट द लीज ऑप्शन अगेंस्ट द बाइंग ऑप्शन, जो इवेल्युएट करता है लीज ऑप्शन अगेंस्ट बाई ऑप्शन। नेक्स्ट क्या है, सेल्स एंड लीज बैक लीवर्ज लीज आर टाइप ऑफ फाइनेंशियल लीज, ये फाइनेंशियल लीज के प्रकार हैं। लीज फाइनेंसिंग ए टाइप ऑफ कैपिटल बस्टिंग डिसीजन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द लेसी, लेसी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये कैपिटल बस्टिंग डिसीजन है। तो इसमें से क्या है, कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है, तो ये क्या है, इसमें डी वाला नहीं है। लीज फाइनेंसिंग टाइप ऑफ कैपिटल बस्टिंग डिसीजन है, कैपिटल बस्टिंग डिसीजन नहीं है, लीज फाइनेंसिंग है। ओके, फाइनेंसिंग लीज किसको कही जाती है। Which one of the following method of inflation accounting has been provided by Sunderland Committee UK, तो ये क्या है, करंट कॉस्ट अकाउंटिंग मेथड। इसको याद रखिएगा कि जो यूनाइटेड किंगडम की इन्फ्लेशन अकाउंटिंग संडरलैंड कमेटी के द्वारा प्रोवाइड किया गया है, ये करंट कॉस्ट अकाउंटिंग मेथड को कहा जाता है, राइट। नेक्स्ट है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर द मोटिव फॉर मर्जर। मर्जर के क्या मोटिव हैं, करेक्ट कोड। टू गेन इकोनॉमिक अफिक्स स्केल, सही है। टू यूटिलाइज अंडर यूटिलाइज रिसोर्सेज, भी सही है। टू ब्रेक द मोनोपोली, टू रिड्यूस द टैक्स लायबिलिटी, तो ये देखिए ये सही है, ये सही है। मोनोपोली नहीं, मोनोपोली ब्रेक नहीं है, ये बढ़ाता है, इनक्रीज करता है। ओके, इनक्रीज द मोनोपोली, क्योंकि मर्ज करेंगे कई कंपनी होंगी तो मिलेंगी, तो और मोनोपोली बढ़ेगी ना, तो इसलिए ये अपोजिट है। तो ए बी डी सही हो जाएगा और आपका सी वाला गलत हो जाएगा, राइट। जहाँ ए बी डी ये वाला आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, राइट।
नेक्स्ट ए रिसर्चर टेक्निक्स यूज्ड पार्टिकुलरली रिलेटिंग ऑनलाइन एंड ऑफलाइन, ऑनलाइन ऑफलाइन रिसर्च यूज कर रहा है। इन विच कंज्यूमर्स आर रिक्रूटेड बाय रिसर्चर टू एक्ट ऑफ एनोनिमस बायर्स इन ऑर्डर्स। यहाँ पर क्या बोला ना, कंज्यूमर जो होता है उसी को अपॉइंट कर दिया जाता है कि आप इसको देखते रहिए। ओके, इवेल्युएट कस्टमर सेटिस्फेक्शन, इवेल्युएट करिए कस्टमर सेटिस्फेक्शन का, सर्विस क्वालिटी का, कस्टमर ओन इवेल्युएशन का, दियर एक्सपीरियंस नोन एज कंज्यूमर जूरी, प्रोजेक्टिव टेक्निक, सेमियोटिक रिसर्च, ये मिस्ट्री रिसर्च है। ओके, मिस्ट्री मीन्स कि इसको पता नहीं, एनोनिम्स है ना, एनोनिम्स बायर, बायर जान नहीं रहे हैं, उनके साथ रहता है, एक्सपीरियंस करता है, इवेल्युएट करता है क्या लोग कह रहे हैं, मतलब जहाँ रिसर्च हो रहा है उसके साथ रहना, तो इसको कहा जाता है मिस्ट्री शॉपिंग। ओके, मार्केट लीडर, मार्केट चैलेंजर, मार्केट फॉलोअर, मार्केट नीचर। देखिए मार्केट लीडर कौन है, अटैक द मार्केट, मार्केट चैलेंजर कौन है, सॉरी मार्केट लीडर अटैक द मार्केट लीडर, और मार्केट चैलेंजर अटैक द मार्केट। ओके, मार्केट फॉलोअर अवॉइड हॉस्टाइल अटैक राइवल्स, और ये हो जाएगा, और नीचे मार्केट प्रोवाइड द हाई लेवल ऑफ स्पेशलाइजेशन। ओके, स्टेटमेंट वन, ओपिनियन कैन बी डिस्क्राइब्ड एज द स्लो रिस्पॉन्स ही माइट गिव द ओपिनियन फुल क्वेश्चन अबाउट एनी इशू। देखिए स्लो नहीं है, ये फास्ट करिए है, राइट, इसलिए गलत हो जाएगा। एटीट्यूड आर हेल्ड with a greater degree of conviction over longer duration and more likely influenced by behavior। तो एटीट्यूड रियल में ग्रेटर डिग्री ऑफ कन्विक्शन है, जो कि बहुत लंबे समय तक मोर लाइकली इन्फ्लुएंस बिहेवियर करता है, व्यवहार को प्रभावित करता है, राइट, ये सही हो जाएगा। वैल्यूज आर हेल्ड मोर स्ट्रांगली देन एटीट्यूड एंड अंडरपिन आवर एटीट्यूडनल बिहेवियर, तो ये भी है, तो ये क्या हो जाएगा, 2 और 3 आपके सही हो जाएंगे, राइट। नेक्स्ट है, which of the following is not major aspect of digital marketing, जुडिक्शन, ओनरशिप, सिक्योरिटी, इंटरटेनमेंट, इंटरटेनमेंट नहीं है, राइट, इंटरटेन डिजिटल मार्केटिंग का मुख्य सब्जेक्ट नहीं है। नेक्स्ट है, देखिए हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल, दो चीज़ें तो पहले समझ लीजिए, उसके आगे पढ़ते हैं तब समझ में आएगा। हॉरिजॉन्टल मीन्स ये होता है कि जैसे एक कंपनी है ये, ओके, तो वो ऑनलाइन भी सेल कर रही है, वो कस्टमर को भी सेल कर रही है डायरेक्ट, जो ब्रोकर हैं उनके द्वारा भी कर रही है, उसके शॉप्स भी हैं उनके द्वारा भी कर रही है, तो इसको हॉरिजॉन्टल कहा जाता है, राइट। वर्टिकल क्या होता है, वर्टिकल क्या होता है कि आप इसका डायरेक्ट नहीं ले सकते हैं जाके, ये देगा जो नीचे के मध्यस्थ होते हैं, मध्यस्थ को या होलसेलर को, ये देंगे रिटेलर को, रिटेलर से कस्टमर लेंगे, तो इसको वर्टिकल कहा जाता है। ओके, इसी के बारे में बताया जा रहा है, इसमें और इसमें क्या डिफरेंस चल रहा है, या क्या कॉन्फ्लिक्ट होता है। हॉरिजॉन्टल कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द चैनल मेंबर्स इज कॉल्ड ड्यू टू चैनल मेंबर्स impinging on the market territory other intermediaries at different level। तो ये जो इंटरमीडिएट डिफरेंट लेवल पर होते हैं वो इस मार्केट को प्रभावित करते हैं, तो ऐसा नहीं है। ओके, ये क्योंकि सब आप बेच ऑनलाइन बेच लीजिए, जैसे अब कई प्रकार से, जैसे आज देखिए कोई भी बुक से आप लेने जाइए तो बुक दुकान में ले सकते हैं, पब्लिशर के यहाँ जाकर ले सकते हैं, मतलब हर जगह से, तो ये हॉरिजॉन्टल चल रहा है। ओके, इसका रोल नहीं है। लेकिन वर्टिकल कॉन्फ्लिक्ट इज कॉल्ड ड्यू टू इंटरेस्ट price competition, disagreement about promotional activities, attempt to bypass intermediaries and distribute direct different expression channel the intermediaries performance, ये सही है, राइट। इसलिए विरोध चलता रहता है कि प्राइस कम, कोई कम दे रहा है, कोई ज़्यादा दे रहा है, क्योंकि वर्टिकल में तो प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि एक ही दुकान तो होंगी नहीं मध्यस्थ, जिस वाला शैम्पू छोटा सा लेना है, शैम्पू कंपनी के अंदर लेके जाएंगे नहीं, हो सकता है कोई शैम्पू 2% दे रहा है वो प्रमोशन, उसका डिस्काउंट दे रहा है, वो फैसिलिटी दे रहा है, वो प्रॉब्लम रहेगी, इसलिए यहाँ पर डिस्टर्बेंस रहती है। नेक्स्ट है, हाइब्रिड चैनल कन्फ्लिक्ट अराइज द ड्यू टू ग्रे मार्केटिंग, तो हाइब्रिड चैनल मीन्स दोनों को मिला करके ग्रे मार्केट, ये दोनों सही है, राइट। सेकेंड और थर्ड ऑप्शन, कंज्यूमर इनकम इंक्रीज द परसेंटेज ऑफ इनकम स्पेंड फॉर फूड आइटम डिक्रीज, रेंट फ्यूल लाइट रिमेन्स द सेम, फॉर क्लॉथिंग रिमेन्स सेम एंड सैंडविच इंक्रीज। यहाँ पूछा जा रहा है कि कंज्यूमर की जब इनकी इंक्रीज होती है तो इनकम स्पेंड करता है, फूड आइटम डिक्रीज, फूड कोई मतलब है नहीं, तो
रेंट राइट पर जितना करना है उतना ही करना है, तो ये सही है, राइट। सोसाइटल मार्केटिंग पीरियड वाज 1969, ये लगभग 2000 के आसपास से स्टार्ट हुआ है, राइट, सोसाइटल मार्केटिंग। आवर डेप्थ ऑफ सोशल एंथ्रोपोलॉजी डिक्रीज मोर एंड मोर एज वी यूज क्वालिटेटिव मार्केट रिसर्च अप्रोच। यहाँ पर बताया जा रहा है कि जब हम सामाजिक मानव विज्ञान का अध्ययन करते हैं, तो जैसे जैसे हम क्वालिटेटिव मार्केट रिसर्च करते हैं तो इसका ऋण हम कम करते जाते हैं, तो ऐसा ये भी नहीं है, राइट, ये दोनों गलत हो जाएंगे। द इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट ऑफ परफेक्ट कंपटीशन एंड मैचिंग ऑफ सप्लाई एंड डिमांड अंडरलाइन द मार्केटिंग कॉन्सेप्ट particularly in relation to the concept of the price at which goods are sold and quantitative distribution। तो यहाँ पे जानते हैं इकोनॉमिक जो परफेक्ट कंपटीशन होता है उसमें डिमांड एंड सप्लाई बृहद मात्रा पर रहती है, प्राइस एक होता है, यही सब चीज़ें इसमें मार्केट बताया जा रहा है, ओके। तो इसलिए ये और ये सही हो जाएगा। ये दो गलत क्यों हो रहा है? क्योंकि 1960 में नहीं है, ये 2000 के आसपास का है। और दूसरी बात ये है कि क्वालिटेटिव मार्केट रिसर्च करने से ये जो मानव सामाजिक विज्ञान है ये कम नहीं होता है, ऋण उस प्रकार, ओके। वर्चू एथिक्स इज ए फॉर्म ऑफ एथिकल अप्रोच एसोसिएटेड विथ अरिस्टो which states the importance of developing virtue principle, right character at the pursuit of a virtue life. Utilitarian is an ethical approach where an action is right if only if the conform to the principle of utility, utility is minimized and pain and unhappiness minimized more than any alternatives. Deontological ethics is an ethical approach where rightness or wrongness of an action or decision are not judged to be based exclusively on the consequences of that action or decisions। इसको देखिए, एक बार हिंदी में देख लेते हैं और ये समझ में आ जाएंगे इजीली। चरित्र नैतिकता राष्ट्र से संबंधित नैतिक दृष्टिकोणों का एक रूप है जो चरित्रवान सिद्धांतों के विकास से सही चरित्रवान जीवन को खोज की जो देती है, तो ये सही है। उपयोगितावादी वह नैतिक दृष्टिकोण है जहाँ कोई कार्य केवल तभी सही हो पाता है जब उपयोगिता के सिद्धांत का रूप जिसमें उपयोगिता न्यूनतम नहीं होनी चाहिए, राइट, इसलिए गलत हो जा रहा है। उपयोगिता जिसमें अधिक होती है और दुख दर्द किसी भी अन्य विकल्प की तुलना में न्यूनतम होती है, राइट। डोंटोलॉजिकल नीति एक ऐसी नीति दृष्टिकोण है जहाँ किसी कार्य को निर्णय का सही या गलत होना उस कार्य निर्णय के परिणामों के आधार पर ही अन्य रूप से आकलन नहीं करता है, तो ये दोनों सही है। तो फर्स्ट और थर्ड सही हो जाएगा और सेकेंड आपका गलत हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट है उत्तराधिकारी योजना का विषय बहुधा स्थगित किया जाता है, सही है। उत्तराधिकारी चार्ट अधिक गोपनीय रखने की आवश्यकता होती है, सही है। जो सक्सेशन प्लान होता है वो बहुत ही कॉन्फिडेंशियल होता है, किसको हम बनाएंगे ये निश्चित नहीं होता है, तो इसलिए दोनों सही है, राइट। अमेरिका के बेथल में निम्नलिखित में से किस कर्मचारी प्रयोगशाला परिषद पद्धतियों के प्रवर्तक था? ये टी समूह का है, ओके। कर्मचारी प्रशिक्षण टी समूह, टी ग्रुप्स जिसको कहा जाता है, इसको ध्यान रख रहिए। नेक्स्ट है कौन सही नहीं है देखना है इसमें। एमबीओ कार्यक्रम का निर्माण इस मान्यता पर होता है कि व्यक्ति को सदा ही उत्तरदायी तथा स्वनिर्देशित होने की आवश्यकता नहीं होती है, इस प्रकार दूसरों के प्रति कार्य करने के प्रेरणा की आवश्यकता होती है, नहीं तो ये आवश्यकता होती है, ओके, इसलिए गलत हो जाएगा। जबरन वितरण पद्धति का विकास कार्ल मार्क्स द्वारा नहीं। समकक्ष मूल्यांकन स्व मूल्यांकन जहाँ सूची पद्धति में सुपर परिभाषित मानदंडों पर करने की आवश्यकता होती है, नहीं। जबरन चयन पद्धति में 3 बिंदु के श्रेणीकरण पैमाने पर 7 मुख्य कारक शामिल होते हैं, ये भी नहीं। तो ये 1 2 3 4 सब गलत है, राइट, कोई भी सेंटेंस सही नहीं है। इंडिविजुअल करियर डेवलपमेंट टीम सोशल ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन। तो देखिए इंडिविजुअल क्या होगा, इसका कमिटमेंट एंड इंटीग्रेशन, डेवलपमेंट टीम कॉम्पिटेंस, सोशलाइजेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन वैल्यूज और मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन इज पावर, ओके। प्रबंधन का क्या है, शक्ति है ये। सोशलाइजेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या है, वैल्यूज है। डेवलपमेंट ऑफ टीम कॉम्पिटेंस और इंडिविजुअल करियर इज कम्युनिकेशन एंड इंटीग्रेशन, राइट। और देखिए यहाँ पर क्या है, वेज थ्योरी है। वेज थ्योरी सरप्लस वैल्यूज थ्योरी, ओके। सब्सटेंस सरप्लस वेज फंड थ्योरी, देखिए ये किसका है, कार्ल मार्क्स का है। सब्सटेंस थ्योरी वेज फंड थ्योरी को इसका एडम स्मिथ की, रेजिडेंशियल क्लेम अवशेष वाकर की, ओके। तो ये पिछले में आया भी था तो आप जानते भी होंगे। इसी देखिए पेपर पढ़ने का फायदा है, जैसे ये सही हो सकता है कैसे, देखिए यहाँ पर कैपिटलिस्ट फर्स्ट द एसेट डिटरमाइंड सरप्लस इनकम एंड देन डिसाइड द वेज, तो ये क्या है, सरप्लस वेज थ्योरी। ग्रोथ ऑफ द पॉपुलेशन ब्रिंग डाउन द लेवल ऑफ सब्सटेंसेस,
तो सब्सटेंसेस थ्योरी हो जाएगी। बैलेंस क्लेम्ड अपॉन द आउटपुट ऑफ इंडस्ट्री, तो क्लेम और न्यूट्रल प्राइस ऑफ लेबर, वेज फंड थ्योरी। ओके, तो इस प्रकार से आप इसको सही कर सकते थे, राइट। सिलेक्शन ऑफ रॉन्ग क्राइटेरिया ड्यूरिंग परफॉर्म अप्रेजल कैन रिजल्ट इन सर्विस डिफंक्शनल कॉन्सिक्वेंसेज। तो सिलेक्शन रॉन्ग क्राइटेरिया करने से क्या होता है कि डिफंक्शनल हो सकता है। जनरली द evaluator becomes more critical about performance evaluation techniques rather than which criteria need to be evaluated। तो देखिए इसको एक बार हिंदी देख लेते हैं। कार्य निष्पादन मूल्यांकन के दौरान गलत मानदंड के चयन गंभीर अप्राकृत्यात्मक परिणाम निकल सकते हैं। समानता मूल्यांकन करता है जिस मानदंड का मूल्यांकन करना है उसके पीछे कार्य निष्पादन मूल्यांकन तकनीक को अधिक महत्वपूर्ण मानता है। ओके, तो ये दोनों सही है, राइट। ये कार्य निष्पादन मूल्यांकन के दौरान गलत मानदंड का चयन करने से गंभीर अप्राकृत्यात्मक परिणाम निकल सकते हैं, सही बात है। और समानता मूल्यांकन करता है जिस मानदंड का मूल्यांकन करता है उसका अपेक्षा कार्य निष्पादन मूल्यांकन तकनीक को अधिक महत्वपूर्ण मानता है। तो ये दोनों सही है, राइट। यहाँ पे देखना है नॉट करेक्ट, कौन करेक्ट नहीं है। ओके, सोशल असिस्टेंस या फाइनेंशियल एट्रीब्यूट बायपेट कंट्रीब्यूशन, इसको थोड़ा हिंदी देख लीजिए और ज़्यादा इजी समझ में आ जाएगा। सामाजिक बीमा उत्तरदायी संबंध की आय और साधनों का उपेक्षा करता है, सही है। सामाजिक सहायता उत्तरदायी संबंधों पर लाभार्थी को पहला प्रभार देती है। सामाजिक सहायता का उद्देश्य उन लोगों को अधिकतम निर्वाह प्रदान करना है जो स्वयं ऐसा नहीं कर सकते हैं। तो इसमें क्या है, 1 और 4 आपका गलत है, राइट। 3 ऑप्शन 3 और सही है। ओके, चलते हैं फिर से। अकॉर्डिंग टू व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग थ्योरी डिफरेंट ऑफ नॉमिनल इंटरेस्ट रेट विल बी एलिमेंट विद द एक्सचेंज रेट। तो ये क्या फिशर इफेक्ट इनकम इकोनॉमिक थ्योरी है। ओके, फिशर इफेक्ट के द्वारा इसको नॉमिनल को चेंज कर सकते हैं, राइट। अकॉर्डिंग टू द परचेजिंग पावर पैरिटी थ्योरी द लेवल ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रेट इज डिटरमाइंड बाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग। द पावर ऑफ पैरिटी थ्योरी ये क्या है, डोमेस्टिक प्राइस डिवाइड बाय द फॉरेन प्राइस। तो ये आपका सही हो जाएगा, जो डोमेस्टिक प्राइस आती है उसे फॉरेन प्राइस से डिवाइड कर देंगे तो वही पीवीपी हो जाता है। ओके, परचेजिंग पावर पैरिटी, राइट। अब देखिए यहाँ पे मार्केट का ये कई बार क्वेश्चन आ चुका है, फिर से समझ लीजिए। इट एबोलिश ऑल रेस्ट्रिक्शन ऑन ट्रेड एमंग द मेंबर के बीच में सभी ट्रेड रिस्ट्रिक्शन को समाप्त करना, ये क्या है, फ्री ट्रेड, राइट, फ्री ट्रेड है। इफ नॉट ओनली एलिमिनेट ऑल रिस्ट्रिक्शन, मतलब केवल यही नहीं, एमंग मेंबर्स बट आल्सो अडॉप्ट यूनिफॉर्म कमर्शियल पॉलिसी अगेंस्ट द नॉन मेंबर्स के बीच में यूनिफॉर्म पॉलिसी, एक तरह से पॉलिसी क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी कस्टम यूनियन, राइट। कि हम दूसरे के साथ व्यापार करेंगे तो भी हम एक प्रकार के टैरिफ यूज करेंगे, कस्टम यूनियन यूज करेंगे, राइट। इट अलाउ फ्री मूवमेंट ऑफ लेबर एंड कैपिटल विद इन द कॉमन मार्केट। कॉमन मार्केट में फ्री फ्लो ऑफ कैपिटल लेबर में बताया था, वो क्या होता है, कॉमन मार्केट के लिए होता है, राइट। और अचीव सम डिग्री ऑफ ह्यूमनाइजेशन ऑफ नेशनल इकोनॉमिक पॉलिसीज थ्रू। अब जब राजकोषीय नीति, मौद्रिक नीति भी एक तरह से होती है तो ये है इकोनॉमिक यूनियन, राइट। तो इस प्रकार से, और ये भी ध्यान रखे रहिए कि इसी स्टेप में चलता भी है, जैसे ये फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, और इससे पहले एक प्रिफरेंशियल होता है, प्रिफरेंशियल फ्री ट्रेड, ओके, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, पीएफटीए। ओके, तो अगर पीएफटीए भी आ जाए तो इससे पहले लीजिएगा, ध्यान रखे रहिए। और इसी अनुसार जैसे से आगे, अब जैसे मतलब ये तो इसका रोल इसमें होगा, ये है तो इसका रोल इसमें होगा, ये होगा तो इसका सबका होगा, इसमें सब रूल लागू होगा। ओके, तो ऐसा नहीं है, मतलब कि ऐसे समझना है इसको कम्युनिटी तरीके से कि पहल, जैसे ये पूरा करेक्टर इसमें भी होगा, ये पूरा करेक्टर इसमें भी होगा, ये दोनों करेक्टर इसमें होंगे, ये तीनों करेक्टर इसमें होंगे, इस टाइप का। इंडियन कंपनी हैज एस्टेब्लिश सब्सिडरी एंड ज्वाइंट वेंचर इन नंबर ऑफ कंट्रीज इन डिफरेंट मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री एंड सर्विस सेक्टर। तो सही बात है कि इंडियन कंपनी डिफरेंट टाइप्स की ज्वाइंट वेंचर सब्सिडरी डिफरेंट देश में सब इस्टेब्लिश की हैं। बाय रिस्ट्रिक्टिंग एरियाज ऑफ ऑपरेशन एंड ग्रोथ द गवर्नमेंट पॉलिसी सीरियसली कंस्ट्रेंट द पोटेंशियल ऑफ इंडियन कंपनीज टू मेक फॉरेन इन द फॉरेन कंट्रीज। ओके, यहाँ पर क्या है कि बाय रिस्ट्रिक्शन ऑफ द एरियाज ऑफ ऑपरेशन एंड ऑपरेशन ग्रोथ, तो गवर्नमेंट पॉलिसी को सीरियसली कंट्रीज से जो संभावना था इंडियन कंपनीज की आगे बढ़ने की वो बाधित हुई थी। ये भी सही है, दोनों सही है। ओके, लेकिन ये एक्सप्लेनेशन नहीं है, राइट, बी ऑप्शन।
नेक्स्ट है ऑटोमेटिक वेरिएशन इन द एक्सचेंज रेट इट अकॉर्डेंस विद द वेरिएशन इन द बैलेंस ऑफ पेमेंट पोजीशन टेंड टू ऑटोमेटिकली रिस्टोर बैलेंस ऑफ पेमेंट इक्विलिब्रियम, सही बात है। और डिफिशियंसी इन द बैलेंस ऑफ पेमेंट इन इंक्रीज द एक्सचेंज रेट, तो यहाँ क्या है, ये नहीं है, क्यों, ये डिफिशियंसी इन द बैलेंस ऑफ पेमेंट इंक्रीज नहीं है, डिक्रीज, ओके, एक्सचेंज रेट में डिक्रीज कर जाएगा, राइट। नामित बैंक में भारत में स्थित कोई भी ऐसा बैंक संदर्भित जिसमें भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा विदेशी संस्थागत निवेश बैंकर के रूप में कार्य करने के लिए अधिकृत किया गया है, सही है। अंतर्देशीय अभिरक्षक प्रतिभूति के मामले में अभिरक्षा सेवा प्रदान करने की गतिविधि को जारी रखने के वाला कोई व्यक्ति शामिल है। उप खाता में भारत में स्थापित अथवा शामिल की गई वैसी संस्थाएं भले ही वे शामिल की गई हों अथवा नहीं, जिनको से विदेशी संस्थागत निवेश द्वारा भारत में निवेश किए जाने के प्रवाह शामिल है, ना, ये नहीं, राइट। तो ये आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा। अंतर्देशीय पोर्टफोलियो और मैनेजर अथवा अंतर्देशीय परिसंपत्ति प्रबंधन कंपनी उप खाता के निधियों के प्रबंधन के विदेशी संस्थागत निवेश के रूप में पंजीकृत किए जाने के लिए भी योग्य होंगे, ये भी सही है। तो ये एक ऑप्शन, दो ऑप्शन, 4 ऑप्शन सही हो जाएगा, आपका 3 ऑप्शन गलत है, राइट। नेक्स्ट है कौन से कथन सही नहीं है। ब्रोकन डेट संविदा पूर्णमासिक अग्रिम संविदा है, यही गलत हो गया, पहला है, ओके। तो ये क्या है, पूर्णमासिक नहीं है, मंथली नहीं होती है, राइट, ये एग्रीमेंट के द्वारा डिसाइड होता है। और सब सही है। मुद्रा विवाचन किसी सामान्य विशेष किसी एक बाजार के सस्ती मुद्रा खरीद कर उसे दूसरे बाजार में महंगा बेचकर संबंधित है। करेंसी फ्यूचर क्या है, विदेशी विनिमय बाजार में जहां मुद्रा के नियत राशि का विनिमय नियत परिपक्वता की तारीख को किया जाता है, सही है। मुद्रा विकल्प बाजार संबंध मुद्रा विनिमय बाजार में जहां क्रेता को अनुकूलन दर नहीं उपलब्ध होने की दशा में विकल्प का उपयोग नहीं करने की विशेष के उपलब्ध कराता है, सही, ये सब सही है। ये तीनों मार्केट हैं, ऐसे समझिए, मुद्रा विवाचन, करेंसी फ्यूचर मार्केट, मुद्रा विकल्प बाजार, करेंसी ऑप्शन, ओके, ये तीनों सही हैं, ये आपका ही पहला ही गलत है। नेक्स्ट है डिविडेंड डिक्लेयर्ड बाय यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया बाय म्यूचुअल फंड्स, तो ये क्या है, फुली एग्जाम्ड इन द हैंड्स ऑफ यूनिट होल्डर्स, लेकिन अब ये नहीं होगा, इस बात को ध्यान रख रही है। अब क्या है, वो जो होल्डर है एसएससी है उसके हाथ में टैक्सेबल हो गया है, राइट। तो ये उस समय पूछा गया था, उस समय जब नहीं होता था। नेक्स्ट क्या है, जैसे ये है सैलरी बोनस कमीशन इट इज रिसीव्ड बाय वर्किंग पार्टनर्स, तो ये क्या होगा, सैलरी की इनकम है, इनकम फ्रॉम सैलरी, ओके। पेंशन रिसीव्ड बाय द विडो ऑफ ए गवर्नमेंट एम्प्लॉय के विडो है तो अदर सोर्स की इनकम है। प्रॉफिट ऑन द सेल ऑफ मशीनरी यूज बाय बिजनेस, जो मशीनरी होती है शॉर्ट टर्म हो गया, कैपिटल गेन। कंपनसेशन रिसीव्ड फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑन कंपल्सरी एक्विजिशन ऑफ लैंड एंड प्रॉफिट अर्न, तो ये क्या है, ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, तो देख लीजिएगा जो आपको। और ये क्यों मशीनरी यूज करने के शॉर्ट टर्म माना जा रहा है, क्योंकि डिप्रिसिएशन चार्ज होता है। अगर आपसे कोई पूछे कि जो ये प्रॉफिट ऑन द सेल ऑफ मशीनरी यूज बाय बिजनेस, ये क्यों आप शॉर्ट टर्म ले रहे हैं, ओके, कैपिटल गेन में, क्योंकि डिप्रिसिएशन यूज हो रहा है, राइट। अगर डिप्रिसिएशन यूज नहीं होगा तो लॉन्ग टर्म मान लिया जाएगा, राइट। इस लॉजिक को ध्यान रखना है। नेक्स्ट है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंसिडर द टैक्स प्लानिंग, देखिए टैक्स प्लानिंग क्या होता है कि कर को कैसे किस प्रकार से बचा जा सकता है अच्छा से। मिस्टर ए परचेज हाउस सेल्फ एडवांस 80 लाख टेकिंग लोन 60 फ्रॉम SBI 10 इंटरेस्ट, ये सही है, टैक्स प्लानिंग है। आप अपना पैसा मत यूज करिए, लोन से पैसा यूज करिए, तो इससे क्या होगा कि आपका पैसा भी बच जाएगा और जो इंटरेस्ट पर टैक्स देना है वो भी बच जाएगा, तो इसलिए टैक्स प्लानिंग है। मिस्टर ए मेड इन्वेस्टमेंट परचेज रिडीम्ड डिवेंचर, इसका कोई मतलब नहीं है, ओके। ए परचेज 100 ग्राम गोल्ड 22.5 लाख फ्रॉम SBI ऑन द ओकेजन ऑफ दिवाली, उससे कोई मतलब नहीं है, ओके, क्योंकि दोनों नॉर्मल चीज़ें हैं, आप करिए चाहे मत करिए, कहीं टैक्स सेविंग नहीं होना है। इससे टैक्स सेविंग होगा क्योंकि आप 10% इंटरेस्ट देंगे और इंटरेस्ट का आप छूट मिल जाएगी। जैसे मान लीजिए कि 10 लाख इनकम हुई और 3 लाख आप इंटरेस्ट दे दिए, 3 लाख से कम आपको देना पड़ेगा, 7 लाख पे टैक्स देना पड़ेगा, तो बच गया कि नहीं, इसलिए टैक्स प्लानिंग कहा जाता है। मिस्टर ए इन्वेस्ट 1 करोड़ परचेजिंग 5 करोड़ एग्रीकल्चर लैंड इज नेटिव विलेज, ये भी सही है। तो ये ए और डी कर सकते हैं, नेटिव विलेज में कोई परचेज कर लेंगे तो वहाँ भी छूट मिलता है, राइट। इफ द इंटरेस्ट पेबल आउटसाइड इंडिया टैक्स मस्ट बी डिडक्टेड एट सोर्स, सही बात है, यदि इंटरेस्ट आप बाहर पेड कर रहे हैं तो TDS काटना है। इट हैज़ नॉट बीन डिडक्टेड सोर्स द अमाउंट पेड इंटरेस्ट विल नॉट बी अलाउड एज डिडक्शन कंपनी बिजनेस इनकम, सही बात है, यदि आप TDS नहीं काटे तो आपको डिडक्शंस नहीं मिलेगा बिजनेस इनकम में, ओके। जैसे मान लीजिए किसी फॉरेन कंट्री को 2 लाख रुपये इंटरेस्ट देना था, अपने TDS नहीं काटा, दे दिया, 2 लाख को गवर्नमेंट छूट नहीं देगी आपको,
आपसे कहेगी नहीं कि 2 लाख माइनस कर लीजिए प्रॉफिट में से। ओके, तो इसलिए ये दोनों सही हैं। नेक्स्ट है अंडर द इनकम टैक्स एक्ट 1961 एजुकेशन 2% जानते हैं, एजुकेशन से हेल्थ एंड इसमें 4% है, तो इसको पढ़ने कर सकता नहीं है। अब ये क्या हो गया है, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। ओके, कितना हो गया है, 4%। ये ध्यान रखना है। पहले क्या था, एजुकेशन प्लस कैलकुलेटर 2+1 कैलकुलेट होता है, आपका कैलकुलेट होता है। तो किस पर होता है, पहले इनकम टैक्स कैलकुलेट होता है, इनकम टैक्स पर सरचार्ज कैलकुलेट होता है, और दोनों को मिला करके ये कैलकुलेट होता है। राइट, मतलब ये फर्स्ट ले लीजिए, ये सेकेंड ले लीजिए, थर्ड ले लीजिए, तो फर्स्ट पर कैलकुलेट होगा, उसके बाद सेकेंड कैलकुलेट होगा, ये दोनों को मिला के थर्ड कैलकुलेट होगा इस पर। ओके, इस टाइप का। नेक्स्ट है एग्जाम्पशन अंडर सेक्शन 54 if income tax 1961 shall not be allowed in the SSC on the date of transfer owns any residential house, a residential house which is lot out, a house which is self occupied more than one house, ये लागू होता है। अगर 54F में आपको डिडक्शंस मिल लेना है तो आपके पास केवल एक घर होना चाहिए, एक घर से अधिक है तो अलाउड नहीं होगा। ओके, नॉट अलाउड। राइट, आपके पास एक घर होना चाहिए। नेक्स्ट है द इनकम फ्रॉम द सेल ऑफ मशीनरी यूज्ड इन बिजनेस स्टेटेड एज, मशीनरी यूज हो तो इनकम फ्रॉम बिजनेस इन प्रोफेशन, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। तो ये क्या होगा, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। राइट, तो ये पहले ही आया था तो उसको इसी से आप इसको सही कर सकते थे। तो यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ा नवंबर 2017 का। हम लोग 18 से पढ़ेंगे, नेक्स्ट में मिलेंगे। तो अब जानते हैं कि वहाँ से सेकेंड पेपर और थर्ड पेपर नहीं होता है, केवल सेकेंड पेपर होता है। फर्स्ट पेपर जीएस वाला जो कॉमन है टीचिंग एबिलिटी रिलेटेड, और सेकेंड है कॉमर्स सब्जेक्ट रिलेटेड। तो अब नेक्स्ट जब मिलेंगे तो सेकेंड पेपर को हम लोग पढ़ेंगे, और सेकेंड पेपर में 2 पार्ट में पढ़ेंगे, 50 क्वेश्चन एक पार्ट में, 50 क्वेश्चन एक पार्ट में। राइट, तो यहाँ तक क्लास को समाप्त करते हैं। यदि क्लास पसंद आया हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।